नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ आर्ट्स बैग वैल्यू एडेड कोर्स BEDSV 101 मूल्यपर्क शिक्षा खंड 1 वैचारिक ढांचा इकाई 3 नैतिकता के आयाम 3.1 प्रस्तावना वह सामाजिक कुरीति जिससे सामान्यतः मानव समाज एवं विशेष रूप से भारतीय समाज पीड़ित है, उसका वर्णन करने के बाद हमने इसे परिभाषित करने एवं इस खंड की पिछली इकाई में नैतिकता और नैतिक शिक्षा की प्रकृति की चर्चा करने का प्रयास किया है। हमने यह चर्चा की कि किसी व्यक्ति का नैतिक व्यवहार केवल सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता आदि जैसे मानवीय गुणों पर निर्भर नहीं करता है। हमने चर्चा की कि किसी व्यक्ति का नैतिक व्यवहार केवल सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता आदि जैसे मानवीय गुणों पर निर्भर नहीं करता है। यह उन उद्देश्यों और इरादों पर भी निर्भर करता है जिनके प्रभाव में मनुष्य कार्य करता है। इसलिए नैतिकता एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें कई पहलू या आयाम शामिल हैं। किसी भी अन्य व्यवहार की तरह नैतिक व्यवहार भी व्यक्तित्व के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षेत्रों से संबंधित है। इस इकाई में हम नैतिक व्यवहार के विभिन्न आयामों की व्याख्या करेंगे। 3.2 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे, नैतिकता के 3 पहलुओं पर चर्चा कर सकेंगे, नैतिकता एवं सदाचार के बीच अंतर कर सकेंगे, नैतिकता में गिलिगन के योगदान, देखभाल के आयाम का वर्णन कर सकेंगे, न्याय की नैतिकता एवं देखभाल की नैतिकता के बीच अंतर कर सकेंगे, न्याय की नीति एवं देखभाल की नीति के बीच अंतर कर सकेंगे, स्पष्ट करेंगे कि अनुयोजन कार्य स्वयं नैतिक रूप से तटस्थ होते महत्वपूर्ण क्यों है, भी नैतिक व्यवहार में हुए। स्पष्ट करेंगे कि कुछ प्रकार के व्यवहारों में, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में, आदत निर्माण में प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। 3.3 नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है। यदि हम इस बात पर थोड़ा विचार करें कि हम नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति किसे कह सकते हैं, तो नैतिकता के आयामों के बारे में समझ आसान हो सकती है। पिछली इकाई में शिक्षा के अर्थ का विश्लेषण करते समय हमने देखा कि शिक्षित होने की एक अनिवार्य शर्त नैतिक चेतना है। दूसरे, नैतिक शिक्षा के अर्थ पर हमारी चर्चा में हमने इसे नैतिक शिक्षा और नैतिक प्रशिक्षण से अलग किया। इसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को नैतिक रूप से शिक्षित नहीं कहना चाहेंगे जिसकी नैतिक परवरिश इस प्रकार हुई है, जो क्यों विश्वास करें के बजाय क्या विश्वास करें के बारे में है। कोहलबर्ग ने कहा है कि नैतिक पालन पोषण के लिए गुणों का थैला किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से शिक्षित नहीं बनाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता में कुछ निश्चित और अपरिवर्तनीय मूल्य शामिल हैं जिन्हें बच्चों में पुरस्कार और दंड के माध्यम से स्थापित किया जाना है। इस प्रकार बड़े किए गए बच्चों को नैतिक के बजाय केवल चरित्र प्रशिक्षण दिया जाता है। सही मायने में नैतिक शिक्षा में कई अन्य पहलू भी शामिल हैं। प्रथम, एक व्यक्ति जो किसी विशेष स्थिति अर्थात संदर्भ पर उचित विचार किए बिना अपने स्वायत्त नैतिक निर्णयों तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, उसे नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा नैतिक कार्य हमेशा स्थिति पर निर्भर होता है और हमें सिखाया गया है कि हमें गुणों के अनुसार कार्रवाई के कुछ निश्चित तरीकों का अंधाधुंध पालन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज से सच बोलता है कि वह किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज मुश्किल है, तो उसका कार्य नैतिक कार्य नहीं होगा। द्वितीय, नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के सकारात्मक चरित्र चित्रण के संबंध में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास संदर्भ से संबंधित पर्याप्त तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए।
अयर 1946 इस पहलू को मामले का गैरनैतिक तथ्य कहते हैं। ऐसी जागरूकता की प्रासंगिकता यह नहीं है कि कोई तार्किक रूप तथ्यात्मक आधारों से अंतिम विकल्पों बटा निर्णयों का अनुमान लगा सके, बल्कि यह व्यक्ति को स्थिति को आकार देने और कार्रवाई के कुछ वैकल्पिक तरीकों पर कार्य करने के संभावित सामाजिक नैतिक परिणामों को समझने में सक्षम बनाता है। यदि शिक्षक किसी छात्र से कहता है कि उसकी बुद्धि कम है, या डॉक्टर किसी मरीज से कहता है कि वह जिस बीमारी से पीड़ित है वह घातक है, तो अधिकांशतः मामलों में ऐसी सत्यता के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। नैतिक रूप से ऐसे मामलों में सच छुपाना सच बोलने से कहीं अधिक अच्छा है। मामले के गैरनैतिक तथ्यों के ज्ञान के अतिरिक्त नैतिक विकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्ति के पास कुछ कौशल, विशेष रूप से सामाजिक कौशल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि लोगों से कैसे जुड़े, उनके साथ कैसे मिलें और यहाँ तक कि उनके साथ संवाद भी करें। अतः नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के पास दूसरों की भावनाओं का ज्ञान और समझ होना आवश्यक है। इसलिए दूसरों के हितों, अधिकारों और भावनाओं के प्रति निर्देशित एक भावनात्मक दृष्टिकोण बल्कि केवल संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी हमारा नैतिक व्यवहार दूसरों के विचार से अधिक हमारी अपनी भावनाओं और संवेदनाओं से प्रभावित होता है। जब हम संज्ञानात्मक स्तर पर लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने आते हैं, तो हम कई ताकतों द्वारा खींचे जाते हैं जिन्हें अरस्तू ने सुख कहा था, जो हमें वह करने से रोक सकते हैं जो हमें करना चाहिए, या हमारी तर्कसंगता हमें क्या करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, मेरा दोस्त अस्पताल में भर्ती है। ऐसी स्थिति में मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे देखने अस्पताल जाऊं। लेकिन कुछ भावनाओं के कारण मैं वहां जाना पसंद नहीं करता, बल्कि आराम करते हुए समय बिताता हूं। नैतिक संदर्भ में तर्क और भावनाओं के बीच ऐसे टकराव सदैव बने रहते हैं। मोह, लोभ और स्वार्थ जैसी भावनाएं नैतिक रूप से अच्छे व्यवहार की प्रत्यक्ष विरोधी हैं। इस पाठ्यक्रम की बाद की इकाइयों में हम ऐसे संघर्षों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यह इंगित करना पर्याप्त है, जैसा कि सेंट पीटर ने एक बार टिप्पणी की थी, बल्कि स्वीकार किया था कि जो बुराई मैं नहीं करूंगा वह मैं करूंगा, और जो अच्छा मैं करूंगा वह मैं नहीं करूंगा। डाउनी और केली 1982। वास्तव में प्रकृति द्वारा हमें दो प्रकार की अनुभूतियां एवं भावनाएं दी गई हैं। प्रथम, वे जो आत्मसंरक्षण की ओर ले जाती हैं, जैसा कि ऊपर अनुच्छेद में दर्शाया गया है, एवं दूसरे, वे जो सामाजिक संरक्षण की ओर ले जाती हैं, जैसे सहानुभूति, समानुभूति, प्रेम, दयालुता, दूसरों की देखभाल करना इत्यादि। हमें अपने परिपक्व नैतिक विकास में दो प्रकार की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। फिर भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि भावनाएं मनुष्य के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें मानवीय दुर्बलता का एकमात्र अप्रिय उपाय नहीं माना जा चाहिए। इसे नैतिकता के विकास में एक आवश्यक भूमिका निभाने के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर नैतिक रूप से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता का अभाव है। वास्तव में यही भावनात्मक पहलू है हमें मानवीय बनाता है और हमें नैतिक प्राणी के रूप में जीने में सक्षम बनाता है। 3. 4. नैतिकता एवं आचार नीति के बीच अंतर। नैतिकता, या दूसरे शब्दों में नैतिक मूल्य, आम तौर पर मूल्यों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत नैतिकताएं सेक्स, शराब पीने, जुआ इत्यादि से संबंधित मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती हैं। वे धर्म, संस्कृति, परिवार, मित्र आदि के प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। दूसरी ओर नैतिकता का संबंध इस बात से है कि एक नैतिक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। नैतिक मूल्य वे मान्यताएं हैं जो इस बात से संबंधित हैं कि क्या नैतिक रूप से सही और उचित है,
इसके विपरीत जो बिल्कुल सही या प्रभावी है, अर्थात कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यह मान सकता है कि शराब पीना अनैतिक है। हालांकि शराब पीना अपने आप में अनैतिक नहीं है, जबकि अपने व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को दूसरे पर थोपना अनैतिक है। नैतिक मूल्य सांस्कृतिक, धार्मिक या जातीय मतभेदों से परे हैं। नैतिक मूल्य अधिक सार्वभौमिक वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, देखभाल और नागरिकता कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं। नैतिकता एवं सदाचार ऊपर से एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन गहराई से विश्लेषण करें तो सूक्ष्म अंतर नजर आता है। इसका अर्थ है कि किसी के लिए मांस खाना नैतिक हो सकता है और साथ ही उसी व्यक्ति को उसी समय किसी जानवर का वध करने का प्रतिकूल विचार भी आ सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नैतिकता उस संहिता को परिभाषित करती है जिसका एक समाज या लोगों का समूह पालन करता है, जबकि नैतिकता व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर बहुत गहरे स्तर पर सही और गलत की पड़ताल करती है। उदाहरण के लिए, भारत में हिरण और बाघ जैसे जंगली जानवरों का शिकार करना कुछ समय पहले तक नैतिक था, क्योंकि इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं था। लेकिन हालिया कानून ने इसे अवैध बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीति का पालन करना इस प्रकार अपेक्षाकृत सरल मामला है, लेकिन नैतिकता का पालन करना अपेक्षाकृत कठिन है। नैतिकता व्यक्तिगत चरित्र को परिभाषित करती है, जबकि नीति एक सामाजिक व्यवस्था पर जोर देती है जिसमें उन नैतिकताओं को लागू किया जाता है। 3.5 नैतिकता के विभिन्न पहलू। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, नैतिकता एक बहुआयामी अवधारणा है। इस अवधारणा में कई मुद्दे और प्रसंग शामिल हैं। इसके विभिन्न पहलुओं की बेहतर और अधिक व्यापक समझ निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और अधिक व्यापक हर्ष एवं अन्य 1979 स्लोटिन की कहानी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नैतिकता के 3 विशिष्ट आयामों या पहलुओं को प्रकट करते हैं। स्लोटिन एक परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जो परमाणु बम के विकास पर प्रयोग कर रहा था। प्रयोग के लिए प्लूटोनियम के टुकड़े की असेंबलिंग की आवश्यकता थी। प्रयोग में वह एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े की ओर धीरे धीरे धकेल रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका कुल द्रव्यमान एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाने के लिए अधिक पर्याप्त नहीं होगा। जिस स्क्रू ड्राइवर से वह टुकड़ों को धकेल रहा था वह फिसल गया और परिणामस्वरूप प्लूटोनियम के टुकड़े एक दूसरे के बहुत पास आ गए। दुर्भाग्य से श्रृंखला प्रतिक्रिया कमरा भरने लगा। 7 सहकर्मी वहां अपने उपकरणों पर श्रृंखला प्रतिक्रिया देख रहे थे। तुरंत एक पल गवाए बिना स्लोटिन आगे बढ़ा और अपने नंगे हाथों से प्लूटोनियम के टुकड़ों को अलग कर दिया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह वस्तुतः आत्महत्या का कार्य था, क्योंकि इससे उसे विकिरणशीलता, रेडियोधर्मिता की सबसे बड़ी खुराक का सामना करना पड़ा। घटना के तुरंत बाद स्लोटिन ने शांतिपूर्वक अपने सहकर्मियों से दुर्घटना के समय उनकी सटीक स्थिति को चिह्नित करने के लिए कहा ताकि उनमें से प्रत्येक के रेडियोधर्मिता के संपर्क की डिग्री निर्धारित हो सके। ऐसा करने और डॉक्टरों को बुलाने के बाद स्लोटिन ने अपने सहकर्मियों से माफी मांगी और वही कहा जो बाद में बिल्कुल सच निकला, वह मर जाएगा और वे जीवित रहेंगे। स्लोटिन की कहानी का विश्लेषण नैतिकता के वीरतापूर्ण अनुपात को प्रदर्शित करता है। स्लोटिन ने अपने नंगे हाथों से प्लूटोनियम के टुकड़ों को अलग करने का सबसे साहसी और नैतिक कार्य किया। उनकी कार्रवाई में थोड़ी सी भी देरी से जानमाल की भारी क्षति हो सकती थी। यह उनकी समझौता न करने की भावना ही थी कि लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, अतः उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर मानव व्यक्ति के जीवन को बचाने और कल्याण के लिए बिना शर्त चिंता दिखाई। मानव जीवन के लिए बहुत अधिक चिंता के अतिरिक्त स्थिति का सटीक आकलन करने, निर्णय लेने की तीव्र क्षमता का प्रदर्शन किया और तदनुसार कार्य करने का साहस भी।
स्लॉटिन की कहानी बताती है कि नैतिकता में देखभाल, उद्देश्यपूर्ण निर्णय और दृढ़ कार्रवाई का एक अनूठा संयोजन होता है। इनमें से किसी भी तत्वों बटा पहलुओं के नहीं होने पर कुल व्यवहारों के परिणामस्वरूप एक पूरी तरह से अलग स्थिति उत्पन्न होती। इस कहानी के आधार पर कोई कह सकता है कि नैतिकता न तो कोई अच्छा मकसद है, न ही सही कारण, न ही दृढ़ कार्रवाई। यह संयुक्त रूप से तीनों है: देखभाल करना, निर्णय लेना एवं कार्य करना। निम्नलिखित अनुभागों में इनमें से प्रत्येक आयाम का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया गया है। 3.5 एक देखभाल। देखभाल का तात्पर्य दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना है। इसमें एक प्रकार की सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समझ भी शामिल होती है। किसी दूसरे के लिए सहानुभूति की भावना का अर्थ है उसके बारे में सोचना और उसकी ज़रूरतों को भी समझना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम अपने पड़ोसी से करो, यह वक्तव्य देखभाल का मूल अर्थ व्यक्त करता है। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरल गिलिगन नैतिकता की ओर देखभाल के अनुस्थापन की प्रबल समर्थक हैं। वह दूसरों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने एवं प्रतिक्रिया देने के आदर्श को कायम रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह शामिल है कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कैसे प्रतिक्रियाशील तरीके से कार्य किया जाए। उसके अनुसार बचपन में विशेष रूप से माँ के साथ संबंध में स्वयं को परखने और अनुभव करने के इस तरीके की उत्पत्ति पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है। देखभाल आम तौर पर महिला घटना है, जबकि न्याय आमतौर पर एक पुरुष घटना है। यानी कुछ अपवादों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः अधिक न्याय उन्मुख होते हैं, जबकि महिलाएं अधिक देखभाल उन्मुख होती हैं। देखभाल न केवल न्याय प्रकरण से भिन्न है, बल्कि निर्णय के एक अलग रूप का भी प्रतीक है। तथ्य यह है कि देखभाल के संदर्भ में विचार करना उस आवश्यक शर्त की पुष्टि नहीं करता है जो कोहलबर्ग ने नैतिक व्यवहार सार्वभौमिकता के रूप लिए निर्धारित की है। जैसा कि हमने पिछली इकाई में चर्चा की थी कि किसी भी नैतिक व्यवहार को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए। इसे निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं: यदि आप एक निश्चित स्थिति में एक निश्चित निर्णय पारित करते हैं, तो आपको प्रत्येक स्थिति में एक ही निर्णय स्वीकार करना होगा जो प्रासंगिक पहलुओं में समान है। कोहलबर्ग 1983 पी 71 से 72। संक्षेप में, सार्वभौमिकता का तात्पर्य मानदंडों, नियमों और मानकों के निष्पक्ष अनुप्रयोग से है। लेकिन देखभाल के मामले में लोगों, स्थितियों और रिश्तों की विशिष्टता की धारणा एक केंद्रीय स्थान लेती है। देखभाल का दृष्टिकोण विशिष्टता पर केंद्रित है, न कि सार्वभौमिकता पर। अर्थात यह निर्णय का विशिष्ट रूप है, जहां सार्वभौमिक अनुप्रयोग न्याय परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया जाता है। 3.5 दो आंकना। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, स्लॉटिन की कहानी के संदर्भ में निर्णय करना नैतिक निर्णय की पर्याप्तता और उपयुक्तता का निर्णय करने से अलग अर्थ रखता है। जैसा कि देखभाल संबंधी अभिविन्यास की हमारी चर्चा से स्पष्ट है, विशेष रूप से जैसा कि गिलिगन और उनके सहयोगियों द्वारा दी गई चर्चा से, स्लॉटिन की कहानी देखभाल आयाम का एक विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ निर्णय करने का सीधा अर्थ है स्थिति का आकलन करना और शीघ्र आवश्यक कदम उठाना। दूसरों की मदद करने या स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए आगे बढ़ना अचिंतनीय है। देखभाल के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अर्थ है अन्य लोगों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। फिर भी दूसरे अर्थ में निर्णय करना देखभाल करने से भिन्न है। हम प्रायः किसी नैतिक समस्या पर तर्क करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं जिसमें दूसरों का कल्याण दांव पर होता है। हम नैतिक दायित्व के प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे प्रश्न जो हमसे पूछते हैं कि दूसरों के संबंध में हमारा क्या कर्तव्य है। ऐसी स्थितियों में हम स्वयं को तर्कसंगत रूप से सोचने की प्रक्रिया में संलग्न कर लेते हैं।
उदाहरण के लिए, क्या मुझे चुनाव में अपनी पार्टी के व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए, भले ही मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि वह भ्रष्ट है या सार्वजनिक पद के लिए सक्षम है। ऐसे मामले में जहां हम स्वयं को नैतिक दुविधाओं में उलझा हुआ पाते हैं, हमें जश्न मनाने और अच्छाई के विभिन्न रंगों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विवादास्पद सामाजिक नैतिक समस्याएं हैं जहां नैतिक निर्णय लेना अधिक जटिल हो जाता है। इसके लिए अधिक चिंतनशील और सुविचारित विचार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, इच्छामृत्यु, लाइलाज एवं दर्द की बीमारी से पीड़ित रोगी की हत्या, गर्भपात आदि जैसे विवादास्पद मुद्दे हैं। ऐसे मामले में अक्सर आम सहमति यह होती है कि दूसरे की जान लेना नैतिक रूप से बुरा है। लेकिन क्या आत्मरक्षा में या ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर लगी हो, किसी व्यक्ति की हत्या करना बुरा होगा? नैतिक निर्णय नैतिक दायित्व के प्रश्नों और नैतिक मूल्यों के प्रश्न से भी निपटता है। हम नैतिक दायित्व का निर्णय तब करते हैं जब हम कहते हैं कि दी गई स्थिति कोई कार्य नैतिक रूप से सही है या गलत, या इस कार्य को किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जब हम अपने कृत्यों के सही या गलत होने के बारे में बात करते हैं, तो हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। किंतु जब हम कुछ विशेष लोगों, उद्देश्यों या चारित्रिक लक्षणों को आंकते हैं, तो कार्यों या प्रथाओं के बारे में आकलन के विपरीत हम लोगों के बारे में क्या अच्छा या बुरा, योग्य या अयोग्य है, के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। नैतिक मूल्यों के बारे में निर्णय के उदाहरण इस प्रकार हैं: बदला लेना एक तुच्छ उद्देश्य है, आत्मक संतुष्टि ही शिक्षा का एकमात्र वैध लक्ष्य है। नैतिक मूल्यों के विवरण इस बारे में दावे हैं कि अच्छे जीवन में क्या शामिल है, मौलिक रूप से क्या सार्थक है एवं क्या आगे बढ़ाया जाना चाहिए, संजोया जाना चाहिए तथा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। 3.5 3 नैतिकता और न्याय। कोहलबर्ग 1964 ने नैतिक विकास पर पियागेट के विचारों को पूरक एवं विस्तारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पियागेट ने नैतिकता के अपने सिद्धांत को विकसित करने में प्रसिद्ध समाजशास्त्री दर्खीम और महान जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का सहारा लिया। दुर्खीम का मानना था कि जहां तक हम सामाजिक प्राणी हैं, हम नैतिक प्राणी हैं। एक अवधारणा के रूप में नैतिकता केवल समाज के संदर्भ में सार्थक है। कांट की इच्छा की विधर्मिता एवं स्वायत्तता के बीच अंतर पर विचार करते हुए पियागेट 1932 दो प्रकार की नैतिकता की बात करता है: पारंपरिक नैतिकता और तर्कसंगत नैतिकता। जब हमारा आचरण दूसरों की पसंद पर निर्भर करता है, तो यह इच्छा की विषमता द्वारा निर्देशित होता है, या इसे पारंपरिक नैतिकता कहते हैं। हम दूसरों की अस्वीकृति के डर से या पहचाने जाने के डर से अवांछनीय आचरण से बचते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इच्छा की स्वायत्तता के स्तर पर पहुंचता है, तो उसका व्यवहार उसके अपने तर्कसंगत नैतिक विकल्पों द्वारा निर्देशित होता है। इस नैतिकता को तर्कसंगत नैतिकता कहा जाता है। वास्तव में पियागेट बच्चों के नैतिक निर्णय की प्रकृति का पता लगाना चाहता था। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3 क्षेत्रों में काम किया: आय, नियमों के प्रति उनका दृष्टिकोण; 2, उनका सही एवं गलत का निर्णय; एवं 3, न्याय तथा निष्पक्षता का उनका आकलन। अपने अनुदैर्ध्य और अंतर्नुभागीय अध्ययनों के माध्यम से पियागेट ने पाया कि व्यक्ति का नैतिक विकास इच्छा की विषमता से इच्छा की स्वायत्तता की ओर एक प्रगति है, पारंपरिक नैतिकता से तर्कसंगत नैतिकता तक। पारंपरिक नैतिकता में बच्चे वयस्कों की आज्ञाओं एवं नियमों का पालन बिना सोचे समझे करते हैं। किंतु जब बच्चे आलोचनात्मक चिंतन के बाद नियम बनाने या स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, तो कहा जा सकता है कि वे तर्कसंगत नैतिकता तक पहुंच गए हैं। पियागेट की तरह कोहलबर्ग भी इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक विकास एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और नैतिक निर्णय पर आधारित है। नैतिक निर्णय बच्चों के तर्क पर भी निर्भर करता है।
अंतिम विश्लेषण में कोहलबर्गियन नैतिकता न्याय की नैतिकता है। अच्छा कार्य वह है जो न्यायिक या उचित हो। न्याय के दृष्टिकोण से नैतिक समस्याओं को दावों के बीच संघर्ष के रूप माना जाता है, विशेषकर व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच। नियमों, मानकों या सिद्धांतों के संदर्भ में निर्णय करना नैतिकता के न्याय दृष्टिकोण के अनुकूल है। मानदंडों, संपत्ति, जीवन, अनुबंध, वादा, मानदंड इनसे कैसे संबंधित हैं, यह समझाया जा सकता है कि व्याख्या मूल्यों के दायरे के रूप में की जा सकती है जो ठोस नियमों को लागू करती है। सिद्धांत उन प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी व्यक्ति को तर्कसंगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। ऐसी स्थितियां जिनमें अलग अलग मानदंड लागू होते हैं या जिनमें कुछ नियमों की उपयुक्तता के बारे में अनिश्चितता होती है। 3.5 4 कार्य अभिनय। अभिनय क्रिया के बारे में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जा सकती है वह यह है कि यह अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं है। किसी व्यक्ति के उद्देश्यों या निर्णयों से बाहर उसके कार्यों का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। स्लॉटिन द्वारा प्लूटोनियम के टुकड़ों को अलग करना नैतिक अनैतिक नहीं था। जो चीज इसे सबसे अधिक नैतिक बनाती है वह है देखभाल करने और निर्णय लेने का गुण अलग होने के कार्य से जुड़ा मकसद या इरादा। उदाहरण के लिए, हत्या जब आत्मरक्षा में की जाती है या यदि आक्रमणकारी नैतिक रूप से गलत नहीं है लेकिन बुरे इरादे से किया गया वही कार्य हत्या अपराध बन जाता है और व्यक्ति को अपराधी बना देता है। फिर भी कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें हम शिक्षक के रूप में बढ़ावा देते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी हम निंदा करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, गाली हम सराहना नहीं करते हैं। किंतु जब कोई छात्र बुजुर्गों की देखभाल, विकलांगों की मदद जैसे काम करता है तो हम ऐसे व्यवहार की सराहना करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले कि बच्चे इस तरह के व्यवहार के लिए पूरी तरह से तर्कसंगत औचित्य का पता लगा सकें, उनमें कुछ विशेष व्यवहार जैसे अपनी बारी का इंतजार करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, सामान साझा करना आदि को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कुछ प्रकार के व्यवहारों की निंदा करने का एवं कुछ अन्य प्रकारों की सराहना करने का सबसे प्रशंसनीय कारण यह है कि बच्चे स्वभाव से ही नादान एवं अपरिष्कृत होते हैं। उनका व्यवहार संगत भावनाओं, संवेदनाओं और इरादों से निर्देशित होता है। वे किसी भी भावना या इरादे को छुपाए बिना व्यवहार करते हैं क्योंकि उनमें अभी तक समीचीनता की क्षमता विकसित नहीं हुई है। इसलिए सजा देने वाला शिक्षक किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को मारने के लिए सराहता नहीं है, बल्कि अपने सहपाठियों की मदद करने के लिए दूसरे की सराहना करता है, इस विश्वास के साथ कि बच्चे में भी वैसी ही भावना है। बच्चों की हरकतें हमेशा कुछ खास तरह की भावनाओं या संवेदनाओं से युक्त होती हैं। यदि एक्स को वाई के बारे में बुरा लगता है तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है, बातें साझा करने से इनकार कर सकती है। यदि कोई छात्र ए दूसरे छात्र बी की मदद करने से मना करता है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बी ने ए की मदद नहीं की होगी। बच्चों के व्यवहार के सदैव कुछ कारण होते हैं। इसलिए कुछ विशेष प्रकार के कार्यों के लिए जिन्हें हम बुरा मानते हैं, किसी बच्चे की अंधाधुंध निंदा करना वांछनीय नहीं है। हमें चिंतन करना चाहिए, कारण का पता लगाना चाहिए और फिर स्थिति का समाधान करना चाहिए। हमें संपूर्ण स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए, न कि केवल उस विशेष कार्य का जो बच्चा करता है। वास्तव में बच्चों का व्यवहार व्यापक सामान्यीकरणों पर आधारित नहीं है क्योंकि उनमें अभी तक ऐसी कोई क्षमता विकसित नहीं हुई है। और इसलिए जब एक विशेष व्यवहार की सराहना की जाती है, साथ ही उस भावना की भी सराहना की जाती है जो उस परिस्थिति में बच्चे के मन में थी। इसी प्रकार जब किसी विशिष्ट व्यवहार की निंदा की जाती है
तो यह उस भावना के साथ की जाती है जो उस व्यवहार से जुड़ी थी। जाहिर तौर पर बाल विकास के प्रारंभिक चरण में शिक्षक का काम होता है सहयोग, सच बोलना, ईमानदारी, दूसरों की मदद करना आदि जैसी आदतों की सराहना करें और उन्हें सुदृढ़ करें। तर्क करने की शक्ति विकसित होने से बच्चों को इसके पीछे के तर्क का पता चल जाएगा। इसलिए उन्हें ऐसी सरल आदत निर्माण के माध्यम से जीवन के लोकतांत्रिक तरीके से परिचित कराया जाना चाहिए। हालांकि क्रिया अपने आप में एक नैतिक श्रेणी नहीं है, फिर भी क्रिया के अवसर और कार्रवाई पर चिंतन के बिना नैतिक विकास होना मुश्किल है। जबकि शिक्षकों को चाहिए सावधान रहें कि सामाजिक अनुरूपता की तुलना नैतिकता से न करें। यह हो सकता है कि सामाजिक सम्मेलनों में एक मजबूत आधार नैतिक स्वायत्तता के मार्ग पर एक अपरिहार्य तैयारी प्रदान करता है। नैतिक शिक्षा के लक्ष्यों को परंपरागत प्रशिक्षण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रशिक्षण एक सहायक अर्थ में महत्वपूर्ण हो सकता है। 3.6 सारांश। वर्तमान इकाई में नैतिकता के विभिन्न आयामों बटा परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा शामिल है। हमने देखा कि नैतिकता एक बहुआयामी अवधारणा है जो 3 अलग-अलग चरणों से संबंधित है, जो कि तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरों की देखभाल करना, उस स्थिति का आकलन करना जिसमें नैतिक एजेंट को कार्य करना है, और फिर कार्य करना, ये नैतिक व्यवहार के 3 अलग लेकिन संबंधित पहलू हैं। इनमें से किसी भी पहलू से रहित व्यवहार को नैतिक व्यवहार नहीं कहा जा सकता। निर्णय लेने की प्रकृति पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि निर्णय का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें नैतिक निर्णय लिया जाना है। हमने नैतिक निर्णय के गुणों पर भी चर्चा की, जिसमें नैतिक कार्य शामिल हैं। इस संबंध में पियागेट, कोहलबर्ग और उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिपादित तर्क और निर्णय नैतिकता के विकासात्मक सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नैतिक निर्णय में मूल्यों, नियमों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नैतिक निर्णय में व्यवहार की सार्वभौमिकता केंद्रीय विषय है। इसके विपरीत कैरोल गिलिंगन द्वारा दी गई नैतिकता के प्रति देखभाल संबंधी अभिविन्यास विशिष्ट है। नैतिकता के अभिनय कार्रवाई आयामों पर संक्षेप में चर्चा की गई है, जिससे पता चलता है कि कार्रवाई नैतिक रूप से तटस्थ है। यह अच्छा है या बुरा, यह कार्य से जुड़े उद्देश्यों और इरादों पर निर्भर करता है। अंत में हमने इस बात पर भी चर्चा की कि स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों में किसी प्रकार का नैतिक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, इस तथ्य के बावजूद कि नैतिक प्रशिक्षण की तुलना नैतिक शिक्षा से नहीं की जा सकती। कोमल मस्तिष्कों के लिए नैतिक प्रशिक्षण की सिफारिश करने का मुख्य कारण यह है कि छोटे बच्चों द्वारा किया गया कोई भी अच्छा बुरा कार्य हमेशा संबंधित भावनाओं या संवेदनाओं से जुड़ा होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।